Dear students, today's topic is organization structure, which is a part of chapter 5, organizing. What is organization structure? What is the meaning of it? Organization structure may be defined as the system of job position, role assigned to them, and authority relationship among various position. यानी स्ट्रक्चर है क्या? स्ट्रक्चर क्या होता है? यानी कितने लोग वहां पर काम करें. सपोज ही इज द बॉस, उसके अंडर 3 पीपल काम कर रहे हैं, उनको क्या क्या रोल असाइन किए गए. एंड अथॉरिटी रिलेशनशिप क्या है, मतलब हु इज सुपीरियर एंड हु इज सबॉर्डिनेट. यानी इसमें सुपीरियर कौन है और सबॉर्डिनेट कौन है. दिस इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. यानी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में यानी पूरा उसका फॉर्मेशन कैसे बनती है कि ऑर्गेनाइजेशन की कितनी जॉब पोजीशन है, कितने जो है एम्प्लॉइज को क्या क्या रोल दिए गए हैं, असाइन किए गए हैं, और उनका अथॉरिटी रिलेशनशिप मीन्स who has to report to whom and who is subordinate and who is superior. Now next is types of organization structure. One is functional structure and second one is divisional structure. Functional. What is the meaning of functional structure? When the activities or jobs are grouped keeping in mind the functions. यानी जब एक स्ट्रक्चर फंक्शंस को ध्यान में रख के बनाया जाता है, जैसे जो एक्टिविटीज मार्केटिंग की फंक्शंस मार्केटिंग की है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आ जाएंगी. यानी प्रोडक्शन वाले सारे फंक्शंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ जाएंगे. एक्टिविटीज रिलेटेड टू सेल्स कम्स अंडर सेल्स डिपार्टमेंट एंड एक्टिविटीज रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स कम्स अंडर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एंड एक्टिविटीज रिलेटेड टू फाइनेंस कम्स अंडर फाइनेंस डिपार्टमेंट. यानी जब एक ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन फंक्शंस के बेस पे होती है तो इट इज नोन एज फंक्शनल स्ट्रक्चर. विद द सेम एग्जांपल, एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन कम्स अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सेल्स अंडर सेल्स डिपार्टमेंट एंड परचेज अंडर परचेज डिपार्टमेंट एंड सो ऑन. जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे उसी के बेस पर ही उनकी एक्टिविटीज उन्हीं डिपार्टमेंट्स में ही आएंगी. नाउ एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर. One is specialization. So when the activities are grouped according to the types of functions, जब आपने डिवीजन ही फंक्शंस के बेस पे किए, यानी प्रोडक्शन वाली सारी एक्टिविटीज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग वाली मार्केट डिपार्टमेंट में. अब एक पर्सन क्या करेगा, प्रोडक्शन में जितने एम्प्लॉइज है सब प्रोडक्शन एक्टिविटीज करेंगे. जब एक पर्सन बार बार रिपीटेडली एक ही काम को करेगा तो विच विल लीड टू एफिशिएंसी आएगी और स्पेशलाइजेशन आएगा एंड हायर परफॉर्मेंस, उससे परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगी. एक ही काम को बार बार करने से इट लीड्स टू एफिशिएंसी, स्पेशलाइजेशन एंड हाई परफॉर्मेंस. इन फंक्शन स्ट्रक्चर का फर्स्ट एडवांटेज है स्पेशलाइजेशन. सेकेंड वन इज एफिशिएंसी. इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड प्रॉफिट्स. जब काम को अलग अलग फंक्शंस के बेस पे बांट दिए गए, यानी मैनेजरियल जॉब्स अलग है, ऑपरेशनल जॉब्स अलग है, तो इससे क्या होगा, जब स्पेशलाइजेशन आएगा, जब स्पेशलाइजेशन आएगा तो क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी. एफिशिएंसी बढ़ने से क्या होगा, प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हो जाएंगे. नाउ थर्ड वन इज मिनिमाइजेस कॉस्ट. कि जैसे खर्चा भी कम आता है तो कॉस्ट भी मिनिमम आती है, तो जो है इकोनॉमिकल है. कैसे, इट लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स. यहाँ पर एफर्ट्स की डुप्लीकेशन नहीं है, यानी प्रोडक्शन वाली सारी एक्टिविटीज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करेगा, मार्केटिंग वाली मार्केटिंग करेगा. यानी हर एक डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग फंक्शंस है, कोई किसी का फंक्शन नहीं करेगा. यानी इससे डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होता, तो विच रिजल्ट इन इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स एंड दस रिड्यूसेस कॉस्ट. इससे खर्चा लागत कम आती है. नाउ फोर्थ पॉइंट इज इजी सुपरविजन. अब सुपरविजन कैसे इजी होती है, द सुपरवाइजर बिकम्स फेमिलियर विद द टास्क टू बी परफॉर्म्ड. यानी जो काम करे उसे पता है उसका क्या काम है, बिकॉज ऑल टास्क आर रिलेटेड टू वन फंक्शन ओनली. ये सब उसको एक ही तरह का काम करना है. इन दिस वे ही कैन सुपरवाइज एंड गाइड द एम्प्लॉइज हु आर परफॉर्मिंग द एक्टिविटीज. लाइकवाइज जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन मैनेजर है, तो उसे पता है कि उसे सिर्फ प्रोडक्शन एक्टिविटीज को ही जो है सुपरवाइज करना है. फाइनेंस वाले को सिर्फ फाइनेंस एक्टिविटीज को ही सुपरवाइज करना है. एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को सिर्फ एचआर की एक्टिविटीज को ही सुपरवाइज करना है. इस तरह से सुपरविजन इजी हो जाता है क्योंकि एक ही तरह की एक्टिविटी को ही सुपरवाइज किया जाता है.
Fifth point is easy coordination. How? The departments formed in functional structures are interdependent. चाहे हम कहने को तो कह रहे हैं कि प्रोडक्शन और मार्केटिंग डिपार्टमेंट दोनों अलग अलग है, पर दे आर इंटरडिपेंडेंट. कैसे? सपोज मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, मार्केट में कितनी सेल्स है इसके एस्टिमेट तैयार करता है. वो जितना एस्टिमेट है वो किसको देता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देता है. अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उतनी ही प्रोडक्शन करता है, उसके लिए क्या चाहिए उसको? फाइनेंस. तो फाइनेंस का एस्टिमेशन किसको देता है? वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को. कहने को तो ये कि सभी डिपार्टमेंट्स अलग अलग आइसोलेशन में काम करते हैं, बट दीज ऑल डिपार्टमेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. तो इन सब में किसकी जरूरत पड़ती है? कोऑर्डिनेशन की. यानी इसमें रिक्वायरमेंट किसकी होती है? कोऑर्डिनेशन की होती है. और इस तरह से दिस ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, आपस में मिलकर एक्टिविटीज को करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं, तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन पॉसिबल हो पाता है. नाउ सिक्स वन इज ease in training of employees. Very much easy point. It makes training of employees easier. क्यों? As the focus is only on a limited type of skill. क्योंकि एक पर्सन एक ही तरह का जॉब करता है, एक ही काम कर रहा है, तो उसे सिर्फ उसी काम की ट्रेनिंग दी जाएगी. तो इस तरह से एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना आसान हो जाता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर. One is functional empire. The functional empire places less emphasis on overall organizational objective. हर कोई सिर्फ अपने फंक्शन पे जो ध्यान रख रहा है, हर कोई अपने डिपार्टमेंट के गोल पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है. तो इस तरह से क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को तो इग्नोर ही किया जाता है. यानी ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव्स है, इट इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन. सबसे ज्यादा ध्यान किस पे दिया जाता है? डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव पे. इस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कैन नॉट बी अचीव्ड. नाउ सेकंड पॉइंट इज प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेशन. हमने तो कह दिया कि कोऑर्डिनेशन बड़ा आसानी से होता है, क्योंकि प्रोडक्शन और मार्केटिंग इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे, तो कोऑर्डिनेशन बना के चलते हैं. लेकिन सिर्फ कहने के लिए है कि कोऑर्डिनेशन इजी है, लेकिन आपस में कोऑर्डिनेशन करना इतना आसान नहीं है. कैसे? इट में लीड टू प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेशन एज इंफॉर्मेशन हैज टू बी एक्सचेंज्ड अक्रॉस फंक्शनली डिफरेंशिएटेड डिपार्टमेंट. सारी इंफॉर्मेशन सभी डिपार्टमेंट तक पहुंचनी होती है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता. सब अपना अपनी मूड में काम करते हैं, सब अपना आइसोलेशन में काम करते हैं. देखो दिस पिक इंडिकेट्स कि प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेशन, वो आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करने को तैयार नहीं रहते. थर्ड पॉइंट इज कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. कन्फ्लिक्ट तो है ही है, बिकॉज दे आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ टू और मोर डिपार्टमेंट्स आर नॉट कॉमन. अब प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट क्या, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कॉन्सेंट्रेशन किस पे होगा? टू प्रोड्यूस मोर गुड्स. मार्केटिंग का क्या जो टारगेट है? टू सेल मोर गुड्स. तो ये सबके अलग अलग टारगेट्स हैं, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो कोई उनका कॉमन इंटरेस्ट तो है ही नहीं. तो इस तरह से उनके इंटरेस्ट में कई बार कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है. नाउ नेक्स्ट इज इनफ्लेक्सिबिलिटी. कहते इनफ्लेक्सिबल है. कैसे? इट में लीड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी एज पीपल विद सेम स्किल एंड नॉलेज बेस may develop a narrow perspective and does have difficulty in appreciating any other point of view. Very much simple. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा? देखो सबका सेम नॉलेज है, प्रोडक्शन और मार्केटिंग सेम स्किल के हैं, सेम नॉलेज बेस है, लेकिन कोई भी एक दूसरे की एप्रिसिएशन करने को तैयार नहीं होता. प्रोडक्शन कहेगा आई एम द ग्रेट, और मार्केटिंग कहेगा, मार्केटिंग मैनेजर कहेगा आई एम द ग्रेट. तो एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को अप्रिशिएट यहाँ पर नहीं किया जाता, नैरो पर्सपेक्टिव यूज करते हैं वो. नाउ these are the disadvantages of functional structure. Now next question is suitability of functional structure. What is the suitability of functional structure? यानी कब suitable रहेगा ये? First point, when the size of organization is large and it has diversified activities, बहुत सारी activities करनी पड़ती है, and high degree of specialization is required. These are the 3 points of suitability of functional structure. Now next question is divisional structure. What is divisional structure? Yes, when the organization is large in size and is producing more than one type of product. क्योंकि साइज में तो बड़ी है, लेकिन वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही है. Then activities related to one product are grouped under one department. वहां पर तो क्या था कि फंक्शंस के बेस पे डिपार्टमेंट थे फंक्शनल में.
यहाँ पर क्या कि प्रोडक्ट के बेस पर डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं और हर एक प्रोडक्ट के अलग अलग अपने फंक्शंस होते हैं। तो यानी मान लो सपोज इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग सोप, टेक्सटाइल, मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स, इन चारों के डिपार्टमेंट है, 1 2 3 4, 4 डिपार्टमेंट्स हो गए। देन ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू मेडिसिन विल बी ग्रुप्ड अंडर मेडिसिन डिपार्टमेंट and all the activities textiles in textile department and so on. But आप देखो कि जो टेक्सटाइल का उसका भी अपना फंक्शनल डिपार्टमेंट है। यानी टेक्सटाइल में क्या होता है, मान लो टेक्सटाइल है तो उसके लिए भी वो सारे फंक्शंस उसको सब परफॉर्म करने पड़ते हैं, प्रोडक्शन भी, मार्केटिंग भी, फाइनेंस भी, ह्यूमन रिसोर्स भी। अगर कॉस्मेटिक्स है तो उसको भी करने ही पड़ेंगे सारे फंक्शंस। यानी इसमें क्या कि प्रोडक्ट को भी सेपरेट सेट ऑफ फंक्शंस करना ही पड़ेगा। यानी डिवीजन तो प्रोडक्ट के बेस पे है लेकिन these are supported by these functions. Now next, advantages of functional structure. What are the advantages? Point 1, product specialization. All the activities related to one type are grouped under one department. अब एक तरह की एक्टिविटीज जो है, एक तरह की जो टाइप की जो प्रोडक्ट है वो एक ही डिपार्टमेंट में आएगी, only which be integration and coordination in activities. All the activities related to one type are grouped under one department only which brings integration and coordination in the activities. यानी कॉस्मेटिक्स की एक्टिविटीज किस में आएगी, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में। रेडीमेड गारमेंट्स की एक्टिविटीज है किस में आएंगी, रेडीमेड गारमेंट्स डिपार्टमेंट में। ये जो भी एक्टिविटीज है उससे रिलेटेड एक्टिविटीज उसी डिपार्टमेंट में ही आएंगी, जिससे कोऑर्डिनेशन भी बना रहता है और इंटीग्रेशन मिलके भी काम किया जाता है, यूनिफिकेशन भी बनी रहती है। कहते प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस स्किल्स। कहते स्किल बहुत डेवलप होती है इन अ डिविजनल हेड बिकॉज एंड दिस प्रिपेयर्स हिम फॉर द हायर पोजीशन। कैसे स्किल डेवलप होती है, अब एक कॉस्मेटिक मैनेजर का डिपार्टमेंट का मैनेजर है, उसको वही प्रोडक्शन भी करना है, फाइनेंस भी करना है, मार्केटिंग की एक्टिविटीज भी देखनी है, ह्यूमन रिसोर्स की एक्टिविटीज भी देखनी है, ये सारी एक्टिविटीज देखनी है। इस तरह से वो हायर पोजीशन के लिए प्रिपेयर होता रहता है। सेकेंड पॉइंट इज ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। कहते अ डिविजनल हेड इज अकाउंटेबल फॉर प्रॉफिट्स। कहते जैसे मान लो कॉस्मेटिक है डिपार्टमेंट है, तो कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में जो उसका मैनेजर है, अगर वहां पर प्रॉफिट कम आ रहे हैं, मान लो सपोज करो कि प्रॉफिट्स उस डिपार्टमेंट के कम हो गए, तो उसके लिए वो अकेला ही जो रिस्पॉन्सिबल है प्रॉफिट कम आने पे। अगर प्रॉफिट्स लेस हो रहे हैं तो इट मींस ही इज रिस्पॉन्सिबल। तो नहीं वही अकाउंटेबल है, अकाउंटेबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। A divisional head is accountable for profits as revenues and cost related to different departments can be easily identified. क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का हम पता लगा लेंगे किसके कितने रेवेन्यूज है, कितनी कॉस्ट है। तो इट आल्सो हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ पुअर परफॉर्मेंस। अगर किसी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस पुअर आती है तो उस डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल बना दिया जाता है एंड एप्रोप्रिएट रेमेडियल एक्शन कैन बी टेकन। नाउ थर्ड पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोर इनिशिएटिव। तो डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, इट इज मोर फ्लेक्सिबल एंड इनिशिएटिव बिकॉज एवरी डिपार्टमेंट यानी ईच डिविजनल हेड गेन्स एक्सपीरियंस इन ऑल फंक्शंस। कहते हैं हर एक डिपार्टमेंट जो है जो सभी फंक्शंस में एक्सपीरियंस होता है। मैंने अर्लियर आई टोल्ड यू कि अगर मान लो कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट का मैनेजर है, उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी, प्रोडक्शन का फंक्शन भी करना पड़ता है, मार्केटिंग का भी, फाइनेंस का भी। इस तरह से वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंडर सभी फंक्शंस को करता है। तो इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी और इनिशिएटिव के चांसेस ज्यादा रहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। इट फैसिलिटेट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। कैसे, एज न्यू डिविजन्स कैन बी एडेड without interrupting the existing operations by merely adding one division heads and staff or the new product line. मान लो सपोज पहले 4 डिपार्टमेंट थे, कॉस्मेटिक्स का था, गारमेंट्स का था, मेडिसिन का था, सोप का था। अब एक डिपार्टमेंट और ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, शैम्पू का। तो इस तरह से बाकी डिपार्टमेंट्स को डिस्टर्ब किए बिना ही नया डिपार्टमेंट एडअप किया जाता है। इस तरह से ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। पॉइंट 1, कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे ही होंगे।
conflicts may arise among different divisions with reference to allocation of funds. अब फंड्स को बंटवारे को लेकर भी उनमें आपस में झगड़ा होता है. कॉस्मेटिक्स वाला कहेगा कि मुझे फाइनेंस ज्यादा मिले, गारमेंट्स वाला कहेगा मुझे फाइनेंस फंड्स ज्यादा मिले. इस तरह से हर एक डिपार्टमेंट ये चाहेगा कि उसको फंड्स ज्यादा मिले. ऑल्सो पर्टिकुलर डिवीजन में सीक टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट्स. और हर एक डिपार्टमेंट अपने प्रॉफिट बढ़ाना चाहता है एट द कॉस्ट ऑफ अदर डिवीजन. उसे बाकी डिवीजन से मतलब नहीं है, बाकी डिपार्टमेंट से मतलब नहीं है. वो चाहेगा बस मेरे प्रॉफिट बढ़ने चाहिए, लेट द अदर पीपल गो टू हेल. तो इस तरह से आपस में कन्फ्लिक्ट्स के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं. नाउ सेकंड पॉइंट इज एक्सपेंसिव. कैसे? इट में लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट सिंस देयर में बी डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी. कहते हैं एक्सपेंसिव है, खर्चा ज्यादा आता है, डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज है. कैसे? लाइकवाइज कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट है, उसे चारों सेट ऑफ फंक्शन करना पड़ता है. गारमेंट्स डिपार्टमेंट है, उसे चारों सेट ऑफ फंक्शन यानी प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, चारों फंक्शंस करने पड़ते हैं. तो यहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स कितना ज्यादा हो रहा है. हर एक डिपार्टमेंट को ये फंक्शंस अलग अलग परफॉर्म करने पड़ रहे हैं. तो जितना डुप्लीकेशन एफर्ट्स होगा तो उससे क्या होगा, उससे एक्सपेंसिव तो पड़ेगा ही पड़ेगा. एक्सपेंडिचर तो इंक्रीज इससे होंगे ही होंगे. नाउ थर्ड इज द ignoring the organizational interest. It provides managers with authority to supervise all the activities related to a particular division. जैसे मैनेजर क्या करता है, अपने पर्टिकुलर डिवीजन की एक्टिविटीज को ही सुपरवाइज करता है. इन कोर्स ऑफ टाइम सच अ मैनेजर में गेन पावर, अब उसको पावर तो मिल जाती है, एंड देन ही में इग्नोर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, यानी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को इग्नोर करता है. ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उन्हें ध्यान में नहीं रखता, सिर्फ अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को ही अचीव करने में एफर्ट्स करता है. नाउ नेक्स्ट इज सुटेबिलिटी ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर. यानी अगर कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही है तो फंक्शनल स्ट्रक्चर रहेगा. दोनों ही लार्ज इन साइज है, लेकिन यहाँ डिविजनल की सबसे बड़ी पहचान क्या है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग मल्टी प्रोडक्ट, बहुत सारी प्रोडक्ट बना रही है, या डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट, यानी एक ही प्रोडक्ट की अलग अलग लाइन भी बना रही है, यानी उसकी वेराइटीज बना रही है. तो उसके लिए कौन सा सुटेबल रहेगा, डिविजनल स्ट्रक्चर. इसमें कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है, फॉर एग्जांपल कंपनीज प्रोड्यूसिंग मेडिसिन, विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज सुटेबल. अब एक प्रोडक्ट बना रही है तो फंक्शनल. अगर से आ जाए क्वेश्चन की कंपनीज प्रोड्यूसिंग मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स एटसेट्रा, तो विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज सुटेबल, देन इन दैट केस डिविजनल स्ट्रक्चर इज सुटेबल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट between functional and divisional structure. meaning मैंने earlier told you, इसमें functions के बेस पे जो डिविजनिंग होती है और इसमें प्रोडक्ट के बेस पे डिविजनल होती है. फॉर्मेशन वही सेम फंक्शंस के बेस पे, इसमें प्रोडक्ट लाइन के बेस पे. स्पेशलाइजेशन फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है, यहाँ पर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है. रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अ डिपार्टमेंट, बट यहाँ पर अगर मान लो किसी डिपार्टमेंट के गोल्स अचीव नहीं हुए तो उसे रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है. मैनेजरियल डेवलपमेंट, यहाँ पर लेस स्कोप होता है क्योंकि लिमिटेड नॉलेज होती है. यहाँ पर हाई डिग्री ऑफ डेवलपमेंट होती है क्योंकि एक ही मैनेजर को सभी तरह के फंक्शंस का एक्सपीरियंस होता है. कॉस्ट, ये इकोनॉमिकल है और ये एक्सपेंसिव है. तो दीज आर द functions and division structures, merits, demerits, and differentiation between functional and division structure. Today you have to revise this topic. Thank you and have a nice day.